नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और सबसे पहले मैं आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि स्वास्थ्य खराब होने की वजह से सीरीज को कंटिन्यू नहीं किया गया, कुछ गैप हो गया है उसमें। पर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कोई भी टॉपिक आप लोगों का छूटेगा नहीं। रेपिटेशन होता है करंट अफेयर्स में। दरअसल कोविड हो गया था, अभी भी पूरी तरीके से रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन स्टार्ट कर रहे हैं आज से हम लोग ये सीरीज वापस से, और अब कंटिन्यूएशन में इसको रखेंगे। और ये जो आर्टिकल्स है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स है सारे लीडिंग जो गवर्नमेंट के न्यूज़पेपर्स होते हैं और वेबसाइट्स होती हैं वहां से लिए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर जो आपका यूपीएससी है और उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यूअस देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इंस्टाग्राम के पेज पर उपलब्ध कराई जाएगी। उसके लिए आप हमारा इंस्टाग्राम का पेज जो है उसको जरूर फॉलो कर लें। और आइए देखेंगे किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर है, काफी पुराना ये आपका टॉपिक है। ये ब्रिटिश एरा में जब हमारे यहाँ ब्रिटिश उपनिवेशवाद चल रहा था, जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था, तो 1870-80 के दशक में ही इसको जो है प्लान किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमारे यहाँ 1970-1980 के दशक से इसको वापस से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई। क्यों की गई? क्योंकि हमारे देश में आप देखेंगे कि आज भी 50-60% जो आपकी कृषि है वो किस पर निर्भर है? मानसून पर आधारित है। तो बचा हुआ जो आपका एरिया, वहां पर सिंचाई की उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित करना है, ठीक है। अब हमारे यहां अगर पूरी टोपोग्राफी देखें आप तो 12 नदियां अलग है, सीजनल नदियां आपकी अलग है, ठीक है। तो अगर वो अलग है तो कहीं पर वाटर सरप्लस एरिया है, कहीं पर वाटर डेफिसिट एरिया। इसीलिए तो हम रिवर्स को लिंक कर रहे हैं, इंटरलिंकिंग के बारे में सोचते हैं। लेकिन यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम आती है क्योंकि टोपोग्राफी देखेंगे तो हाइट से बहुत ज्यादा इसकी वायबिलिटी में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में भी इंट्रा लिंकिंग, जैसे कि आप केन बेतवा की बात करेंगे तो एक ही जगह की है ना। अब पेनिनसुलर रिवर को जोड़ना हो और आपकी हिमालयन रिवर्स को, तो उसमें बहुत ज्यादा गैप आएगा हाइट में, तो वहां पर वायबिलिटी नहीं होगी। लेकिन इंट्रा जो आपकी इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स है उनकी वायबिलिटी है। तो इसको देखेंगे हम लोग, जीएस पेपर 1 में रख सकते हैं इसको आप, और थर्ड पेपर में भी रख सकते हैं, दोनों जगह ओवरलैपिंग है। उसके बाद इरिगेशन है, बिल्कुल सिंपल से यहां पर चीजें देखेंगे क्या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर का पार्ट है, जीएस पेपर 3 का पार्ट है ये। इसके बाद रिवाइवल ऑफ सरस्वती रिवर के बारे में देखेंगे कि इसके एंशिएंट कब से इसका उल्लेख मिलता है, आज क्या है, क्या स्थिति है। एक डैम बनाया जा रहा है ना। तो वहां पर हिमाचल और जो आपका हरियाणा है उसके बीच में एमओयू साइन हुआ है। तो ये देखेंगे कंटेक्चुअल, ये जो आपका टॉपिक है ये भी आप फर्स्ट पेपर में रख सकते हैं और थर्ड पेपर में भी रख सकते हैं। इसके बाद डीप ओशन मिशन है, काफी पुराना इंडियन ओशन में पॉली मेटालिक जो आपके नोड्यूल्स वगैरह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो इसको देखेंगे हम, थर्ड पेपर का पार्ट है। और आपका ब्लू इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी जो है इसी से संदर्भित है ना, तो वो ओवरलैपिंग है। उसके बाद पॉलिसी रेट्स की बात करेंगे आरबीआई की, जैसे आप रेपो रेट पढ़ते हैं, रिवर्स रेपो रेट पढ़ते हैं, तो सीधी बात है कि जो मनी का डिमांड और सप्लाई है ना, डिमांड और सप्लाई, तो उसको कंट्रोल किया जाता है कि अगर बहुत ज्यादा मनी मार्केट में हो गया है तो उसको सोक करती है ना आरबीआई, ठीक है ना। तो इसी के द्वारा करेगी ना कि जो आपका रेपो रेट है, अब रेपो रेट में आरबीआई देती शॉर्ट टर्म के लिए फंड किसको? कमर्शियल बैंक को। अगर वो रेट बढ़ा देगी इसका मतलब वो डीमोटिवेट कर रही है किसको? कमर्शियल बैंक को, कि अब वो और ज्यादा पैसा ना ले, है ना, क्योंकि मार्केट में ज्यादा है सप्लाई, तो सप्लाई को कंट्रोल कर रही है। अगर कम कर दिया इसका मतलब सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पूरी इकोनॉमिक्स का बेसिस डिमांड एंड सप्लाई है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये थर्ड पेपर का पार्ट है, देखेंगे हम इसको डिटेल में। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले। और ये जो पहला टॉपिक है ये काफी बार हमने कवर भी किया है। मैंने बोला आप लोग टेंशन मत लिया करिए कि अगर कोई चीज आपने नहीं पढ़ी तो वो वापस से आ जाएगी, इसीलिए हम डेली पढ़ते हैं कि वो चीजें बार बार जो है हमारे जो मानस है, जो हमारा मानस पटल है उस पर बार बार जो है उसको
पढ़ा जाए तब वो रच बस जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान की बात की जा रही है। इसको प्रिपेयर किया गया था, जिसको अब जल शक्ति मंत्रालय बोला जाता है, तो पहले मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन बोला जाता था। ठीक है, तो अगस्त 1980 में इसको स्टार्ट किया गया। क्यों किया गया? तो सीधी बात है, जल संसाधनों के विकास के लिए। अब इसमें करना क्या था? तो भैया जो नदियों के बेसिन जो ऐसे हैं जहां पर वाटर सरप्लस है, और वो बेसिन जहां वाटर डेफिसिट है, तो सरप्लस वाले एरिया से डेफिसिट वाले बेसिन में हमको क्या करना है? जल का स्थानांतरण करना है। ठीक है, उसके द्वारा करेंगे क्या हम अल्टीमेटली? तो पीने योग्य पानी की उपलब्धता, सिंचाई की उपलब्धता, बहुत सारे उसके फायदे हैं। इसमें यह बताया गया कि ये जो आपका प्लान था, इसमें नेशनल जो वाटर डेवलपमेंट एजेंसी है उसने आइडेंटिफाई किए थे 30 लिंक्स को, ऐसे 16 उसमें से पेनिनसुलर कंपोनेंट थे और 14 जो थे उसमें से हिमालयन कंपोनेंट थे। ठीक है, ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट में उन्होंने बताया था, उसको आइडेंटिफाई किया था। साइट्स को ये रखने की जरूरत नहीं है। अब जो बात कर रहे हैं कि सबसे ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जो रेडी है अब इंप्लीमेंटेशन के लिए, केन बेतवा प्रोजेक्ट। ये आपका पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरेगा। वहां पर इकोलॉजिकल और बायोडायवर्सिटी के एस्पेक्ट में भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा था, इसलिए ये काफी न्यूज में है, लगातार न्यूज में है। ठीक है, तो ये पहला ऐसा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंतर्गत जो रेडी हो चुका है अब इंप्लीमेंटेशन के लिए। अब इसको अप्रूव किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 अगस्त 2021। स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब इसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट बता रहे हैं, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहां पर बोला जा रहा है कि जो सेंट्रल केंद्र जो सहायता देगा वो 39,317 करोड़ की देगा। स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब एसपीवी, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि कोई हमको मान लीजिए कि कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो अब वो प्लानिंग जो है वो मैक्रो लेवल पे, अब उसको हम पहले देखना चाह रहे हैं कि भैया ये सक्सेस होगी कि नहीं। तो एसपीवी मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल, एसपीवी के रूप में, या स्पेशल पायलट प्रोजेक्ट भी बोलते हैं उसको, तो उस तरीके से इसको लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर केन बेतवा प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे थे। ज्योग्राफिकल लोकेशन एमपी यूपी में है, नदन पार्ट जो है उसका एमपी रीजन में, सदन जो है उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड रीजन है। बुंदेलखंड आपका रीजन जो है वो शुष्क एरिया के अंतर्गत आता है ना। फिजियोग्राफी में देखेंगे तो सेमी एरिड रीजन के अंतर्गत आता है। यहां पर लोग जो है वो वाटर क्रंच का सामना कर रहे हैं, है ना, करते ही है। वहां पर आप देखेंगे तो मिलेट्स वगैरह ज्यादा होता है। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे कि केन रिवर जो है, दोनों में अब एक रिवर तो होगी वाटर सरप्लस, तो केन जो है वाटर सरप्लस है और ये जो है वाटर डेफिसिट एरिया है। ठीक है, तो केन के पानी को बेतवा में हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। उससे जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसको हम एड्रेस कर पाएंगे इस एरिया में, है ना, जो बुंदेलखंड का आपका एरिया है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर बोला गया कि ये जो बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट होंगे एमपी यूपी के, कौन से? बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, स्टेट पीसीएस में बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो एमपी का छतरपुर, पन्ना और टीकमगढ़ हो गया, और जो आपका झांसी, बांदा, महोबा, ललितपुर है वो यूपी के हो गए। इनको जो है ये लाभान्वित होने वाले जिले होंगे। अब बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं, तो भैया इतने लाख हेक्टेयर का जो एरिया है आपका, उसमें इरिगेशन के लिए बेनिफिट होगा। तो अब ये डेटा नहीं भी याद है तो भी आप रख सकते हैं अपने पास, ठीक है ना। और नहीं भी याद है तो सिंचाई की सुविधा या सिंचाई की संरचना जो है वहां पर सशक्त होगी। दूसरा ये कि 13 लाख जो यहां पे लोग हैं यूपी और एमपी दोनों के, वहां पर जो है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है अराउंड 78 मेगावाट पावर भी जो है वो जनरेट किया जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो पार्ट है किसका? ब्रॉडर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का, जिसमें 14 और 16 जो हमने साइट जो है आइडेंटिफाई की थी, है ना। ठीक है, इसमें जो है 14 और 16 प्राइवेटी नदियों को जोड़ना है ना। ये जो किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? ब्रॉडर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की। ठीक है ना। अब यहां से जो है बोला जा रहा है कि 30 जो कनाल्स है उनकी मदद से इन नदियों को जोड़ा जाएगा, और इसमें 3000 रिजर्वायर भी जो है बिल्ड किए जाएंगे। नॉर्मल सी चीज है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करें तो यहाँ जो फंडिंग है सेंटर और स्टेट के बीच में ये प्रोपोर्शनल है। सेंटर इसमें 90% और जो ओवरऑल कॉस्ट का हेल्प करेगा, और जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो लगभग 10% यहाँ पर जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। अब यहाँ पर इश्यूज और कंसर्न क्या है? तो सीधी बात है कि जब भी इस तरीके का डेवलपमेंट होगा कहीं पर भी, है ना, तो वहां पर लार्ज स्केल में ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक, एक ये सबसे बड़ा रीजन है। ठीक, दूसरा यहां पर ऐसा माना जा रहा है कि इसमें बहुत सारी जो भूमि है वो क्या हो जाएगी? जल मग्न हो जाएगी। अब उससे अगर जल मग्न हो जाएगी, 12,500 हेक्टेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो 9,000 हेक्टेयर आपकी भूमि है वो कहां पर है? फॉरेस्ट लैंड है। जैसे मैंने टाइगर रिजर्व की बात की, ठीक है ना, तो वो सबमर्ज हो जाएगा, तो वो हार्मफुल होगा ना बायोडायवर्सिटी के लिए, इकोलॉजी के लिए। सीधा सा टॉपिक है, सीधे सीधे पॉइंट्स आते हैं, है ना, अगर हम तरीके से चले। इसके बाद जो पन्ना टाइगर रिजर्व, अब ये दोनों एक ही पॉइंट है, उसको दो अलग अलग करके यहां लिखा गया। हम आंसर में चाहते हैं कि जब हम आंसर लिख रहे हो तो वहां पर उसको इंटीग्रेट
इंटीग्रेटेड अप्रोच में लिखे, यहीं पर लिखना है उसको, इतना हमको नहीं है हमारे पास स्पेस कि हम 4 पन्ने में लिखते रहे उसको, ठीक है ना, टाइम भी बचाना है और क्वालिटेटिव जो हमारा फैक्ट है उसको वहां पर जो है प्रेजेंट करना है एग्जामिनर के सामने। तो पन्ना टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में, वो उस पर उसमें रहने वाले जो आपकी वाइल्ड लाइफ है, फ्लोरा फौना है, उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, है ना। टाइगर्स और वल्चर्स जो है उनके जो कंजर्वेशन के लिए इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है इस समय, है ना, रिसेंट ईयर्स में, है ना, मध्य प्रदेश के अंतर्गत पन्ना टाइगर रिजर्व में, लेकिन इनकी जो है इनको थ्रेट भी है एक्सटेंशन का, तो वाइल्ड लाइफ पे जो है नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर बताया जा रहा है कि बोला जा रहा है कि माइक्रो क्लाइमेटिक जो आपके कंपोनेंट्स है उसमें डेविएशन देखा जा सकता है, और ये डेविएशन जो है रेनफॉल डिसरप्शन को कैटलाइज कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है, तो फिर वो आपका शुष्क एरिया है वहां पर इस तरीके की प्रॉब्लम होगी तो और ज्यादा समस्याओं का सामना वहां पर करना पड़ेगा, सूखा उखा का सामना करना पड़ सकता है ना, ठीक है। इसके बाद बोला जा रहा है कि भैया ये जो नदी है केन, वो खुद आपकी बारहमासी नदी तो है नहीं, पेनिनसुलर रिवर है, अब ये जो है पूरी तरीके से मौसमी है, वर्षा पर निर्भर है, तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि जब वो मौसमी रिवर है तो वो खुद इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाएगी, है ना, ठीक है। ये एक चीज बोला जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है वहां के लोगों के लिए जो सफिशिएंट एक अमाउंट है उसकी डिमांड को, उस पॉपुलेशन की डिमांड को ये कैसे फुलफिल करेगा, ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं अब हम, है ना। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि जो लेवल है, जो ऊंचाई का स्तर है, दोनों में डिफरेंस है बेतवा और केन में। फिजियोग्राफी अगर हम देखें तो केन रिवर जो है वो बिलो है, नीचे है बेतवा रिवर के, तो अब उसको उठाना पड़ेगा, उठाने के लिए जो है वहां पर बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, है ना, जैसे आपको पंप्स वगैरह चलाने पड़ेंगे, तो उसका भी नेगेटिव इंपैक्ट इकोलॉजिकल एस्पेक्ट में देखने को मिलेगा, तो इकोलॉजिकल इंबैलेंस को बढ़ा सकता है वो। उसके बाद बताया जा रहा है कि नेचुरल फ्लो किसी भी रिवर का जब हम रोकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, डाइवर्ट करते हैं, ठीक है, तो वहां पर एक्वेटिक लाइफ जो है वो तो डिस्ट्रॉय होती है, ये भी तो आपका क्या हो गया, बायोडायवर्सिटी का ही पार्ट हो गया ना, उसी का पॉइंट हो गया। अब उसको अलग अलग हमको फ्रेगमेंटेड नहीं रखना है ना, इंटीग्रेटेड लिखना है, सीधा एक हेडिंग बनाना है कि बायोडायवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ पर इंपैक्ट, उसके अंदर सब पॉइंट्स 2-3 लिख देने हैं, दैट्स इट। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है वो आपका डिजायरेबल नहीं है ना, यहां पर बहुत सारे इश्यूज देखे जा रहे हैं। तो सीधी बात है कि सरकार जब इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर रही है तो उसको सोशियो इकोनॉमिक बैलेंस को भी देखना चाहिए, उसकी वायबिलिटी को भी देखना चाहिए, और इकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी को भी एड्रेस करते हुए इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इरिगेशन से रिलेटेड है, तो यहां पर बताया जा रहा है कि वाटर रिसोर्स जो प्रोजेक्ट्स है वो प्लान किए गए, फंडेड किए गए, एग्जीक्यूट किए गए, मेंटेन किए गए, किसके द्वारा किए जाते हैं ये, तो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा किए जाते हैं, उन्हीं के रिसोर्सेज पे, उन्हीं की प्रायोरिटीज पे। यहां पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल है वो आपका लिमिटेड है, और वहां पर फाइनेंशियल असिस्टेंस भी बहुत कम है या पार्शियल है, ठीक है, जो आपकी एग्जिस्टिंग स्कीम्स है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो आपका मंत्रालय है जल शक्ति, उसके अंतर्गत अब यहां पर बताया जा रहा है कि अब राज्य सरकार के जो ये प्रयास है उनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या जो है उनको असिस्टेंस दे रही है, किस एस्पेक्ट में, तो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में और भी सारे एस्पेक्ट में। तो यहां पर सबसे पहले यहां पर बताया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो रिमोट सेंसिंग का यूज किया जाएगा। अब रिमोट सेंसिंग का यूज करेंगे तो उससे मॉनिटरिंग अच्छी होगी, है ना, कि ग्राउंड वाटर टेबल का जो एस्टिमेशन है कि भैया भौम जल स्तर यहां पर कितना है, यहां पर जो है क्रॉप्ड एरिया जो है वो कितना है, उन सबका असेसमेंट कर पाएंगे हम लोग। दूसरी चीज यहां पर बताया जा रहा है कि एक नेशनल डेटाबेस भी स्टार्ट किया जाएगा, मतलब बनाया जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए कुछ चीजें, सुपरवाइजरी कंट्रोल यहां हो जाएगा, डेटा एक्विजिशन भी हो जाएगा कि जो ये डेटा किस पर बेस्ड होगा, सीधी बात है इरिगेशन पे होगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, माइक्रो इरिगेशन हो गया, अंडरग्राउंड पाइपलाइंस हो गई, है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाई जाती है, इसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, वाटर शेड मैनेजमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, तो स्प्रिंग शेड डेवलपमेंट की भी बात किया जा रहा है, तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किया जाएगा रेन फेड एरियाज का, वहां पर सॉइल का कंजर्वेशन किया जाएगा, वाटर का कंजर्वेशन किया जाएगा, वहां पर भौम जल स्तर का पुनर्भरण के लिए जो भी आपके इनिशिएटिव्स है उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा, है ना, जो पानी बह के चला जाता है, रन ऑफ हो जाता है, उसको भी हम प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। और ग्राउंड वाटर बेस्ड इरिगेशन के लिए जो सोलर पंप्स वगैरह का भी यूज करेंगे फेवरेबल रीजन्स में, तो नॉर्मल चीज है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेटा बता रहे हैं, ठीक है, तो डेटा जो 2018-19 का है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का, उन्होंने बोला है कि जो परसेंटेज ऑफ नेट अनइरिगेटेड एरिया है
भारत में किसके पर्सपेक्टिव में, ओवर नेट एरिया सोन एरिया के संदर्भ में कंट्री में, तो वो एस्टिमेशन बता रहे हैं 48.65%। और यहां पर बताया गया कि जिसमें से 40% जो नेट सोन एरिया है वो माना जा रहा है कि वो अभी भी क्या है, रेनफेड एरिया के अंतर्गत आता है ना, जबकि हमारे देश ने बोला जा रहा है कि अटेन कर लिया फुल इरिगेशन पोटेंशियल। तो ये डेटा हम अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद तो ये सब जाके जुड़ेगा वहीं कि आपको किसानों की आय दुगनी करना है तो कैसे करेंगे, सिंचाई की सुविधा ही नहीं है तो वहां पर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी की आप बात कैसे कर रहे हैं, ठीक। तो अब इन सब समस्याओं को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए। हमारे ये सब रेपिटेशन है वापस से। तो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 में स्टार्ट की गई, ठीक है। अब इसके दो कंपोनेंट और है ना, मेजर कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि सस्टेनेबल जो वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस हैं, है ना, जो आपके उसी के अंतर्गत इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो वो आपकी अम्ब्रेला स्कीम है। अब अगर हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत देखें तो दो मेजर कंपोनेंट है। पहला है AIBP बोलते हैं इसको, ठीक है ना, AI जो है आपका BP बोलते हैं। ये आपका एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है। ये 1997 में स्टार्ट किया गया। दरअसल ये इसलिए बनाया गया था कि जो आपकी सिंचाई के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई थी, कोई कंप्लीट थी तो कोई मतलब कंप्लीट ही नहीं थी, कोई 70% कंप्लीट है, किसी में काम ही चालू नहीं हुआ किसी में, तो वहां पर ये आइडेंटिफाई किया गया कि यहां पर चिन्हित किया जाए कि किनको जो है वो त्वरित एक्शन से, त्वरित जो है आपके इंप्लीमेंटेशन से, वहां से त्वरित रिस्पॉन्ड करना है वहां पर कि जो भी आपके आधे बने हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो है तुरंत कंप्लीट किया जाए, आधे या 30% या 40%। तो इसलिए ये 97 में लाया गया। उसके बाद जो इसका एक और मेजर कंपोनेंट है वो है आपका हर खेत को पानी, हर खेत को पानी, ठीक है ना। तो ये दो चीजें जो है इसके अंतर्गत आएंगी। अब इससे होगा क्या, बताइए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से क्या होगा। तो फिजिकल एक्सेस जो वाटर की है फार्म में उसको एनहांस किया जाए, ठीक है ना। जो आपका कल्टीवेबल एरिया है ना, वहां पर सिंचाई की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए, है ना। और ऑन फार्म, अब मान लीजिए पानी पहुंच गया, लेकिन पानी की जो यूज है, जो यूज किया जा रहा पानी को, वो एफिशिएंट मैनर में किया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स आप पंजाब हरियाणा वाले एरिया में देखिए, ओवर इरिगेशन है, वहां पर बिजली के लिए सब्सिडी है, ठीक है ना, पानी की उपलब्धता है, तो ओवर इरिगेशन, उससे लीचिंग की समस्या, वहां पर दलदली क्षेत्र विकसित हो गया, तो जो भी एक जो एरिया है दलदल बन जाता है अगर वो क्षेत्र, तो उसको रिस्टोर होने में लाखों वर्ष लगते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो ये सीधी बात हो गई कि अगर पानी पहुंच भी रहा है तो इफिशिएंट मैनर में उसका यूज किया जा रहा है कि नहीं। इसके बाद पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक, ये सीधा सीधा जाके आपके क्या प्रोडक्टिविटी से नहीं जुड़ रहा है, बिल्कुल जुड़ रहा है। ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा, ठीक है ना। जबकि जो आपको वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के द्वारा। 2019 में जल शक्ति अभियान और 2021 का कैच द रेन कैंपेन जो है वो चलाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब ये क्यों मतलब लॉन्च किया गया होगा, ये क्यों कैंपेन चलाया गया होगा, तो भैया सीधी बात है कि रिनोवेट करना है जो परंपरागत आपके जल निकाय हैं, टैंक से जियो टैगिंग करना है डेटा के लिए, ठीक है ना, इन्वेंटरी वगैरह बनाना है वहां पर सारी वाटर बॉडीज के लिए, और रिमूव करना है इंक्रोचमेंट्स जैसे टैंक्स का, लेक्स का। साउथ में देखिए आप, साउथ में जो बाढ़ वगैरह आई आपकी, वो किस कारण से आई, क्योंकि वहां पर जो रिवर बेड था उसका इंक्रोचमेंट हो रहा है। तो जब भी हम वहां पर किसी भी तरीके का इंटरवेंशन करते हैं तो वहां पर हमको प्रकृति का जो है प्रकोप या दंश झेलना पड़ता है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर डीसिल्टिंग वगैरह भी किया जाएगा टैंक्स का। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी तक की जो स्थिति है जल शक्ति अभियान और कैच द रेन, इसके अंतर्गत 10.64 लाख वाटर कंजर्वेशन और रेन वाटर स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट किया गया है। उसके बाद 1.79 लाख जो है ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज उनको रिनोवेट किया गया है। 5.13 लाख जो रीयूज और रिचार्ज स्ट्रक्चर्स है उनको कंप्लीट किया गया है, और 15.32 लाख वाटर बॉडीज जो है वो इनोमरेटेड है। तो देखिए ये सब सारा डेटा याद नहीं करना है हमको, ठीक है ना, कुछ डेटा जो है आप अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया पहला जो है सेंसस, किससे रिलेटेड, वाटर बॉडीज से, है ना, जिसमें कन्वर्जेंस किसके साथ है, विद द 6th राउंड ऑफ माइनर इरिगेशन सेंसस, जो आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इरिगेशन सेंसस के अंतर्गत। तो इससे नेशनल डेटाबेस जो है वो आपका क्रिएट किया जाएगा, मैंने पहले ही बताया। उसके बाद मनरेगा की बात करें तो उसमें जो आपके काम किए जाते हैं, है ना, तो वो जो काम है पब्लिक वर्क्स, वो आपका किससे रिलेटेड होता है, जैसे नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है ना। कैसे, जैसे मान लीजिए कि जो आपका
वहां पर जैसे ग्राउंड वाटर जो है उसकी जो ग्राउंड वाटर की जो उपलब्धता है उसको इंप्रूव करने के लिए जैसे अंडरग्राउंड डाइक्स को बनाना, अर्दन डैम्स को बनाना, चेक डैम्स को बनाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज करना पब्लिक बिल्डिंग्स में। तो यहां से क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो ये भी मनरेगा के अंतर्गत एक पार्ट है, ये जरूर याद रखना चाहिए हमको, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे यहाँ बहुत ही फेमस भी है जो आपकी स्कीम्स, उसके एस्पेक्ट पता होने चाहिए हमको। इसके बाद रिवाइवल ऑफ सरस्वती रिवर की बात करें तो एमओयू साइन हुआ है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हिमाचल प्रदेश के बीच में। यहाँ पर एक बांध जो है बनाया जा रहा है जो आपकी सोम रिवर है उसके ऊपर आदि बद्री डैम है ना हिमाचल प्रदेश में। तो ठीक है, तो इसका लिंकेजेस जो है वो सरस्वती रिवर के साथ देखा जा रहा है, ठीक है ना। ठीक है, अब यहां पर जो ये डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है ये आदि बद्री एरिया है आपका हरियाणा का, यमुनानगर जिला पड़ेगा ये आपका, ठीक है ना। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ही है आपका किसका, हरियाणा का, और इसका बॉर्डर है आपका हिमाचल प्रदेश के साथ। ये आपका फुटहिल्स में, हिमालय के शिवालिक में है ये आपका, ठीक है। और गंगा यमुना दोआब में ये आपका अवस्थित है। तो गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र, जैसे पंजाब में 5 नदियां कौन कौन सी बताइए जरा, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इसमें से कौन पाकिस्तान की तरफ है, कौन इंडिया की तरफ है, जो 1960 का आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, बताइएगा जरा उसके बारे में कमेंट करके। और इसके बाद जो नेक्स्ट आपका यहाँ पर एविडेंसेस बता रहे हैं हिस्टोरिकल, तो सरस्वती रिवर का उल्लेख आपका ऋग्वेदा में है ना, जो 1500 बीसी के आसपास है, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपका यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसको जो है पवित्र नदी के रूप में जो है माना जाता था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया में, ठीक है। अब इसके बाद इसके वैदिक रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है क्योंकि इसको गॉडेस सरस्वती के रूप में जो है कंसिडर किया गया है। इसके बाद लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो जब सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद वगैरह लिखा गया, इस इन सब के जो है आपके कौन इनके प्रणेता थे बताइएगा, है ना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनमें भी जो है उल्लेख मिलता है सरस्वती रिवर का। तो बताना ये चाह रहे हैं कि भैया ऐतिहासिक साक्ष्य, काफी पुराना साक्ष्य की सरस्वती रिवर अस्तित्व में थी। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे ब्राह्मण वगैरह भी लिखे गए वहां पर लिटरेचर के अंतर्गत, वेदा के अंतर्गत, तो उसमें भी जो तांड्या ब्राह्मण था वहां भी इसका जो है उल्लेख मिलता है, जैमिनी ब्राह्मण में भी, है ना। और इसको जो है फिर बाद में सपोर्ट किया जाता है महाभारत एरा में भी, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि महाभारत एरिया में कि रिवर सरस्वती फिर जो है वो ड्राई हो जाती है, ठीक है, ठीक है, कि बाद में जो है आपका ये जो है आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है ना, उत्तर वैदिक काल के अनुसार बताया जा रहा है ये आपका, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं इसका जो उद्गम रहा होगा भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत था, उत्तर पश्चिमी भाग में, ठीक है, लेकिन ये सिंधु नदी के बियॉन्ड नहीं था, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि ऐसा माना जा सकता है कि हरियाणा राजस्थान इस एरिया से होकर बहती थी और शायद ये जो समाप्त हुई है तो या तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, या तो गुजरात वाले एरिया की बात कर रहे हैं ये, या तो फिर ये आपका पंजाब वाला एरिया जो आपका जो मतलब पंजाब मतलब पाकिस्तान का पंजाब सिंध प्रांत की बात करें, वहां जाके ये आपकी खत्म हुई होगी, ऐसा बोला जा रहा है। अब ये सब रटना नहीं है हमको। अब एविडेंस जो है ये कलेक्ट किया गया इसरो के द्वारा और ऑब्जर्व किया गया कि इसका एंशिएंट पास्ट है, ठीक है ना। और ये जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जैसे कि आपकी साइट्स है, कालीबंगन क्यों फेमस है बताइए, जितनी साइट्स है बताइएगा इनके बारे में क्या क्या स्पेसिफिक फीचर्स है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करिए, वही हम लोगों के लिए मोटिवेशन है ना। और बनावली है ना, राखीगढ़ी है, धोलावीरा है, लोथल है, ठीक है। तो ये जो है ये पार्ट है आपके सरस्वती बेसिन के, इंडस बेसिन के पार्ट नहीं थे, तो ये प्रूफ भी हो चुका है। इसके बाद कई सारे हिस्टोरियंस ने यहाँ पे आर्ग्यू भी किया है ना, कि जो घग्गर हकरा नदी थी वो अतीत में सरस्वती नदी का हिस्सा थी, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। और रियल एविडेंस जो है घग्गर रिवर के फ्लो का जो है रियल एविडेंस मिला नहीं है ना, ठीक है, पास सरस्वती रिवर के साथ जो कंक्लूड किया गया है अभी अभी ही, ठीक है, ठीक। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि जो आदि बद्री डैम है आपका वो कंस्ट्रक्ट किया गया है कहां, तो शिवालिक में, मतलब फुटहिल्स है हिमालय का, और विच विल हेल्प लेटर टू रिवाइव द सरस्वती रिवर। तो नॉर्मल से चीज है, रेपिटेशन है ये आपका, ठीक है। और इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि अगर सरस्वती रिवर का अगर हम पुनरुद्धार कर देते हैं तो जैसे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है आपका राजस्थान का, सेमी एरिड एरिया है, तो उसको जो है वहां पर बेनिफिट पहुंचाया जा सकता है, उसको लाभान्वित किया जा सकता है, जैसे इरिगेशन है ना, और जो आपका पीने योग्य पानी उसकी उपलब्धता कराना, तो ये सब कराया जा सकता है, ठीक है, वहां पर, ठीक है। जिस तरीके से ये एग्जांपल भी ले रहे हैं कि इंदिरा गांधी कैनाल के कारण हुआ। अब इंदिरा गांधी कैनाल के आसपास का एरिया देखिए जहां पर नहर बना है, उसके आसपास की जो जगह है वो पूरे दलदली क्षेत्र में विकसित हो रही है, ये आपके लिए पॉइंट है ना, इसको स्टडी करना जरूरी है। तो अब ये बोल रहे हैं कि सरस्वती नदी का अगर पुनरुद्धार हो जाता है, इससे लाखों हेक्टेयर भूमि को जो है इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकेगी, इससे न केवल राजस्थान और हरियाणा बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं फायदा होगा। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे, ये यहां पर
दिखाया जा रहा है, ये आपका मैप है, देख जाइएगा आप लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ये डीप ओशन मिशन से रिलेटेड है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है, ये आपका ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, किसके अंतर्गत, अर्थ साइंस जो आपकी मिनिस्ट्री है वो डेवलप कर रही है ना। ये एक मैन्ड व्हीकल बोल लीजिए उसको, ठीक है ना, जो सबमर्सिबल लिखा है, तो मैन्ड जो है आपका व्हीकल जिसकी कैपेसिटी ये होगी कि वो 3 ह्यूमंस को लेके जा सकेगा 6000 मीटर समुद्र की गहराई तक, ठीक, क्योंकि डीप ओशन मिशन है, नाम से ही समझ में आ रहा है ना। इसको जैसे पनडुब्बी वगैरह होती है जो पानी के अंदर जाती है, उस तरीके का व्हीकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसरो जो है ये आपका कोलैबोरेशन है उसका किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के साथ, इंप्लीमेंटेशन के लिए जो आपका ये मिशन है डीप ओशन मिशन। अब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है वो नोडल मिनिस्ट्री है इस मिशन के लिए। ओवरऑल जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है यहाँ पर देख जाइएगा आप लोग, इसको रटने की जरूरत नहीं होती, 4000 करोड़ के आसपास आप याद रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 5 ईयर्स के लिए है ये, 2021 से 2026 के लिए, ठीक है। इसके बाद यहां पर जो है ये किस टाइप की एक्टिविटी होगी इसके अंतर्गत, तो प्योरली रिसर्च पे बेस्ड होगी, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी है ना, ये सब करना है वहां पर, तो सीधी बात है R&D का काम होगा और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किया जाएगा वहां पर। उसके बाद यहां पर मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सीधी बात है डीप सी माइनिंग करना रिसोर्सेज की, क्योंकि आप देखिए इंडियन ओशन की बात करें तो पूरा वर्ल्ड की जो निगाहें हैं पूरे विश्व की, तो देखिए इंडियन ओशन के साइड पे है। क्यों है, क्योंकि ये आपका रिसोर्सेज से एनरिच्ड एरिया है, ठीक है। अब यहां पर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स वगैरह पाए जाते हैं, है ना, जिनका यूज किया जाता है हाईटेक जो आपकी इंडस्ट्री है, जैसे IT इंडस्ट्री है, फोन बनाना है, लैपटॉप बनाना है, जो आपने रेयर अर्थ मटेरियल के बारे में सुना होगा, तो वो तो है ही है। ऊपर से सिक्योरिटी के रीजन से देखिए, है ना, तो वो भी है आपका, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे एस्पेक्ट में आप देखेंगे तो वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। तो अब डीप सी माइनिंग किया जाएगा रिसोर्स को मोबिलाइज करने के लिए, जैसे कि पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स है ना, जो आपका मध्य हिंद महासागर की बात करें, उसमें गहराई तक की बात करें तो 5500 मीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि डिजाइन किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा प्रोटोटाइप एक आपका ऐसे व्हीकल की बात कर रहे हैं जो मैन्ड आपका सबमरीन टाइप का होगा, वो रिलेटेड होगा आपका 6000 मीटर जो है गहराई तक जा सकेगा, है ना। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना, इस तरीके की टेक्नोलॉजी का विकास करना जो आपका अंडर वाटर व्हीकल को या अंडर वाटर रोबोटिक्स को जो है मोबिलाइज करके वहां तक ले जा सके, है ना, उस व्हीकल को, ताकि हम वहां पर क्या कर सके, R&D कर सके। उसके बाद जो यहां पर प्रोवाइड करना है क्या, जैसे मान लीजिए प्रिडिक्शन है या प्रोजेक्शन है, किसके संदर्भ में, जो हम करते हैं ना, जिसको बोलते हैं हम एक प्रोजेक्शन लगा रहे हैं, प्रिडिक्शन लगा रहे हैं कि मौसम का जैसे हम अवलोकन करते हैं, तो वैसे भी आपका सी लेवल के संदर्भ में जो उसके सराउंडिंग एरिया है वहां पर प्रिडिक्शन जो है हमको पता चल जाए, हम प्रिडिक्ट कर ले कि इंडियन कोस्ट में जो साइक्लोन की इंटेंसिटी वो कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, स्टॉर्म सर्ज कितने हैं, विंड वेव्स कैसी है, बायो जियो केमिस्ट्री कैसी है, इकोसिस्टम कैसा है वहां पर जो अफेक्ट करता है फिशरी को, है ना। तो ये सब डेटा वगैरह वहां पर जो है हमको क्या करना है, इकट्ठा करना है, बनाना है, उस तरीके का प्रोजेक्शन स्टार्ट करना है, प्रेडिक्शन जो आपका सीजनल से डिकेडल टाइम स्केल के लिए रहेगा नदर्न इंडियन ओशन के लिए, ठीक है ना। तो ये आपका क्लाइमेट चेंज सिनेरियो के अंतर्गत इसको रख सकते हैं आप लोग। इसके बाद यहाँ पर डीप ओशन ऑब्जर्वेशन है 2 किलोमीटर की गहराई तक इंडियन ओशन में। इसके बाद यहाँ पर इन्वेंटराइजेशन वगैरह किया जाएगा, ठीक है ना, और डेवलपमेंट करेंगे DNA बैंक का, ताकि जो आपका डीप सी फौना वगैरह है ना, उसके बारे में हमको जानकारी वहां पर उपलब्ध हो सके। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप तो, और ये जो आपका यूज किया जाएगा कैसे, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल के द्वारा, ठीक है ना, ठीक। इसके बाद यहाँ पर कुछ एस्पेक्ट और दिए गए, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, आप इनको देख जाइएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक्सप्लोर करना और आइडेंटिफाई करना पोटेंशियल साइट्स, किसके लिए, जो मल्टी मेटल आपका हाइड्रोथर्मल सल्फाइड से रिलेटेड होगा, वो मिनरलाइजेशन किया जाएगा कहां पर, इंडियन ओशन में, है ना, और वो भी मिड ओशियनिक रिच की बात कर रहे हैं, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि रिसर्च वेसल बनाएंगे जो आपका ऑल वेदर मल्टी डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट में जो है आपको क्या देगा, वहां पर सारे डेटा वगैरह जो है वो वहां पर आपको उपलब्ध कराएगा, ठीक है। तो जो आपका यहां पर क्या करना है कि जो मिड ओशियनिक रिज है आपका, वहां पर जो है आपका क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये जो हाइड्रोथर्मल आपका सल्फाइड्स और ये लिखा हुआ है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप देख जाइएगा कि जो मिड ओशियनिक रिज है वहां पर जो आपका बहुधातु हाइड्रोथर्मल सल्फाइड है उसका मिनरलाइजेशन के जो भी संभावित क्षेत्र स्थल साइट्स उनको आइडेंटिफाई करना। उसके बाद ऑल वेदर मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च वेसल को एक्वायर करना, है ना, ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। अब वहां पर इंजीनियरिंग वगैरह से रिलेटेड
रिलेटेड जो आपका एस्पेक्ट है उसके बारे में डिजाइन करना डॉक्यूमेंट को, है ना, ताकि हाई कैपेसिटी ऑफशोर जो आपकी ओशन थर्मल एनर्जी है जो आपका, है ना, उसको हम मोबिलाइज कर सके और उसका यूज करके वहां पर जो है ऐसे प्लांट लगा सके जो आपका डिसैलिनेशन कर सके, किसका पानी का, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो पानी होगा वो आपका खारा पानी है, तो उसको अगर पीने योग्य पानी बना ले, तो आज की डेट में वैसे भी जल की जो समस्या है पीने योग्य पानी की, वो इतनी विकराल होती जा रही है कि हम लोगों को पानी खरीद के पीना पड़ रहा है ना, आप नॉर्मल पानी नहीं पी सकते हैं, ठीक है, तो उस समस्या का समाधान किया जा सकता है उससे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है कई सारे जो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे आप देखते हैं ना कि हमारे तटीय क्षेत्र में भी जो आपका गश्त वाले जो पोत होते हैं, तो वैसे यहाँ पर भी जो है अनुसंधान पोत वगैरह बनाना, है ना, और उसको मोबिलाइज करना। उसके बाद यहाँ पर जो है एडवांस बेसिक और अप्लाइड रिसर्च मरीन बायोलॉजी में, मरीन इकोलॉजी में, उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स में जो है वो वहां पर करना, और इन सब जो आपके कंपोनेंट है उनको इंटीग्रेटेड अप्रोच में जो है उसको इंप्लीमेंट करना, ठीक है ना, ताकि जो है वहां पर स्टैब्लिश किया जाए एडवांस मरीन स्टेशन, किसके लिए, ओशन बायोलॉजी के लिए। ये सब पॉइंट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख जाइएगा, देखिए क्या होता है, पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमको कौन से प्रायोरिटाइज करके उसको अपने आंसर में डालना, वो हमको अपने आप से डिसाइड करना है, ट्रांसलेट करना है यहाँ पर रिसर्च को जो आपकी मरीन बायोलॉजी से रिलेटेड है, और फिर इंजीनियरिंग करनी है आपको, उसको मरीन बायोलॉजी और जो इंजीनियरिंग है वहां पर रिसर्च को ट्रांसलेट करना है किसमें, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। आ गई बात यहां पर, है ना, तो अब औद्योगिक अनुक्रिया करने से क्या होगा, किसी भी राष्ट्र को फायदा होगा वहां से, ठीक है ना, तो यहां पर ये सब जो है किया जाएगा। इसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है यहाँ पर फ्रेंच इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन के साथ, तो यहाँ पर जो नेशनल लेवल पे हमारे यहाँ प्रतिभावान लोग हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा, फिर उनको डेपुटेशन वगैरह में फ्रेंच इंस्टीट्यूट भेजा जाएगा ताकि उनको वहां पर अच्छी ट्रेनिंग मिल सके, है ना, सारे एस्पेक्ट में, जो सारे एरियाज में मरीन बायोसाइंस के, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर मान लीजिए नेशनल और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी किया जाएगा, किसमें, तो इन्हीं एस्पेक्ट में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एक्सीलेंस में, किस फील्ड में, मरीन साइंस में, ओशन टेक्नोलॉजी में। इसके बाद पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के बारे में बता रहे हैं, तो इनको मैंगनीज नोड्यूल्स भी बोला जाता है, ये पोटैटो शेप्ड होते हैं, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ये लार्जली पोरस नोड्यूल्स होते हैं, ये पाए जाते हैं आपके सी बेड में, सी फ्लोर में, डीप सी जो आपका एरिया होता है वर्ल्ड के ओशियंस में, जो महासागर हैं उनके गहराई में पाए जाते हैं, ठीक है। अब मैंगनीज और आयरन के अलावा इसमें निकेल है, कॉपर है, कोबाल्ट है, मॉलिब्डेनम है, लेड है, आपका टाइटेनियम है, वेनेडियम है और कैडमियम, ठीक है, और ये जो पाए जाते हैं लगभग 6000 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत रेयर अर्थ मटेरियल भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हाईटेक इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये एलिमेंट्स होते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब उसके अंतर्गत इनका यूज कहां किया जाता है, तो मैंने पहले बताया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, पीसी में, लैपटॉप में, स्मार्टफोन्स में, बैटरीज में, है ना, सोलर पैनल्स में, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा जो भंडार है वो चाइना के पास है, सेकंड नंबर में हमारा इंडिया आता है, परसेंटेज बेसिस में बहुत कम है, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये आरबीआई ने पॉलिसी रेट से रिलेटेड है, तो अभी किसी तरीके का यहाँ पर पॉलिसी रेट को हाइक नहीं किया आरबीआई ने, जबकि यूएस में आप देखेंगे तो फेड रेट जो है वहां पर हाइक करने की बात की गई है, क्योंकि मार्केट में लगातार जो, अगर आप देखेंगे, देखिए आप प्रैक्टिकली चीजों को सोचिए कि आप जिन चीजों को पहले जो खरीद पाते थे, आज आप जाएंगे तो लगभग ऑलमोस्ट डबल पे वो चीजें मिल रही है। क्यों मिल रही है, क्योंकि महंगाई की दर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना, तो इकोनॉमी में कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट तो पड़ा है, और ये जो है दर लगातार बढ़ती जा रही है। देखने की समस्या ये है, यहां पर देखने की बात ये है कि समस्या ये है यहां पर कि रोजगार भी जो यथोचित स्तर में लोगों को नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है, और रोजगार मिल गया तो फिर उनको उस हिसाब से पेमेंट सैलरी नहीं मिल रही है, बहुत सारी चीजें यहां पर। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने हमारे यहां तो नहीं बढ़ाया भैया, क्योंकि चुनाव वगैरह है, हमारे यहां चीजें वहां से जो है ज्यादा ड्राइव हो जाती है। तो जो एमपीसी है, पहले तो ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसके मेंबर कौन कौन होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब यहां पर आरबीआई ने अभी पॉलिसी रेट को अनचेंज रखा है, इसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता है, वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो यहां पर इसलिए बोला है कि इस तरीके की जो रिटेन किया है एकोमोडेटिव पॉलिसी को, तो सपोर्ट करने के लिए जो अनइवन इकोनॉमिक रिकवरी है ना कोविड पैंडेमिक के बाद, तो बोल रहे कि भैया हम हेल्प करने के लिए ऐसा नहीं कर पाए, ठीक है ना। अब मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये प्रोसेस है, किस चीज के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती होगी, मनी को रेगुलेट करने के लिए। मनी को रेगुलेट कैसे कर सकते हैं आप, डिमांड और सप्लाई से। अगर मान लीजिए कि 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग हैं और उनके पास 10 लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अब वो कोई सामान खरीदने जाएंगे तो वहां पर बीडिंग होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो हम क्या करेंगे,
क्या करेंगे, सप्लाई को कम करेंगे। सप्लाई को कम करने के लिए मार्केट से मनी को निकालेंगे, हम आरबीआई के पास रखेंगे, है ना। सिक्योरिटीज को भी तो ओपन मार्केट ऑपरेशन वगैरह पढ़ा होगा ना आपने, उन सब से जितने टूल्स आप देखेंगे सिर्फ डिमांड और सप्लाई को क्या किया जाता है, वहां पर क्या किया जाता है, डिमांड और सप्लाई को वहां पर बैलेंस किया जाता है, या उसी के आधार पर जो है वो मनी की जो आपकी उपलब्धता है उसको कम या ज्यादा किया जाता है, ठीक है। अब ये किसी भी देश का जो आपका सेंट्रल बैंक होता है वो इसको क्या करता है, मॉनेटरी अथॉरिटी जो देश की होगी वो इसको इंप्लीमेंट करता है, ठीक है ना। भारत में आरबीआई है और आरबीआई गवर्न होता है 1934 के एक्ट से, ठीक। इसके बाद अब रेपो रेट की बात करें, रीपर्चेज एग्रीमेंट बोला जाता है इसको। ये जो है आपके रेपो और रिवर्स रेपो दो टूल है। अब जो आपका रेपो रेट है वो क्या है कि इसमें आरबीआई पैसा देगी किसको, कमर्शियल बैंक को, और कमर्शियल बैंक को पैसा देगी शॉर्ट टर्म उनके रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो जो उससे इंटरेस्ट लेगी उसको रेपो बोलेंगे। और अगर कमर्शियल बैंक से आरबीआई लेती है इस तरीके की अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए मुद्रा की, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो, ठीक, रिवर्स रेपो, ठीक। तो ये क्यों यूज किया जाता होगा कि जो भी आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल किया जाता है किसके हिसाब से, मनी की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। अब रेपो रेट को मैंने आपको बता दिया है, यहां पर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और मैंने रिवर्स रेपो रेट भी बता दिया। तो रेपो रेट जो अभी करंट में है 4% है, इसमें किसी तरीके का चेंज अभी नहीं किया गया है, ठीक है। तो अब सीधी बात है, अगर रेपो रेट आपने कम कर दिया तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अब वो मनी लेंगे, जो कमर्शियल बैंक से बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पर मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक। रेपो रेट की बात कर रहा हूं मैं, अगर रेपो रेट आपका कम किया जाएगा तो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कम किया जा रहा है, और अगर रेपो रेट बढ़ाया जा रहा है तो लिक्विडिटी उसको कम करना है, यहां से लिक्विडिटी बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, आप एक बार सोच के देखिएगा इसको, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर रिवर्स रेपो रेट के बारे में बताया मैंने आपको पहले ही कर दिया है, यहां पर जो आपको पहले ही यहां पर डिटेल में बता दिया है। अभी जो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35 है, और जो रेपो रेट है वो कितना है, 4% है ना, 4% है। ये आप देख जाइएगा, ये कंटेक्चुअल पार्ट है, ठीक। मतलब ये आपका 0.65 जो बेसिस पॉइंट कम है ना, ठीक है। अब पहले इसका प्रावधान कुछ दूसरा था, बताइएगा क्या है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है ये एमसीक्यू से रिलेटेड है। तो पहला ये कि यहाँ कंसीडर करना है स्टेटमेंट्स को जो आपके स्वच्छ निर्मल तट अभियान के संदर्भ में दिए गए हैं, बताना कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो पहला लिखा गया है कि ये इंटेंसिव बीच क्लीनिंग कम अवेयरनेस ड्राइव है, जो आपका 11 से 17 नवंबर 2019 मनाया गया, ठीक है। इसमें 50 बीचेस को कवर किया जाना था 10 कोस्टल स्टेट्स और यूटीज में। ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का है। तो सभी के सभी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट दिए गए हैं आपके ड्रिप के अंतर्गत डैम रिहैबिलिटेशन और इंप्रूवमेंट जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताना कि इनकरेक्ट ऑप्शंस कौन से हैं यहां पर, ठीक है। तो पहला ये कि इसमें इसका एम जो है इंप्रूव करना है सेफ्टी और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो आपके एग्जिस्टिंग डैम्स है कंट्री में, बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इंप्लीमेंट किया है ड्रिप को, है ना। यहाँ पर फंडिंग असिस्टेंस जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा मिला, बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद जो है इस प्रोग्राम के अंतर्गत 223 एग्जिस्टिंग डैम है जो लोकेटेड है 7 स्टेट्स में, जिनको समग्र ऑडिट और रिहेबिलिटेट किया जाएगा, पुनर्वास किया जाएगा, रिहेबिलिटेट किया जाएगा, जिसमें कॉस्टिंग बता रहे 2567 करोड़ होगा। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक है। ये जो है आपकी 10 सालों के लिए, तो सारे के सारे स्टेटमेंट ट्रू है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है, तो कोई भी गलत नहीं है, इसका आंसर आपका नन ऑफ द अबव ए हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।